स्टार्ट करेंगे KDT से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स, जो कि है चैप्टर 16, ड्रग्स फॉर द कफ एंड ब्रोंकाइल अस्थमा। ड्रग्स फॉर द कफ देखें, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है और इसका पर्पस जो है वो एक्सक्लूजन होता है रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और फॉरेन पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर पैसेज। ये होता है क्योंकि स्टिमुलेशन हमारे मैकेनो या फिर कीमो रिसेप्टर्स की होती है थ्रोट में और रेस्पिरेटरी पैसेजेस से या स्ट्रेच रिसेप्टर्स की लंग्स में। कफ यूज़फुल है या फिर यूज़लेस है। यूज़लेस यानी कि नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है वो सप्रेस होनी चाहिए। जो यूज़फुल होती है यानी प्रोडक्टिव कफ वो सर्व करती है टू ड्रेन द एयरवे। इसकी सप्रेशन जो है वो डिज़ायरेबल नहीं होती, may even be harmful सिवाय amount of expectoration achieved is small compared to the effort of continuous cuffing। कॉमनेस्ट कोज acute कफ का जो कि more than 3 weeks से ज़्यादा लास्ट करती है, लेस देन 3 weeks से, वो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक रेमेडीज़, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा जो है कफ के ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिम्टम को। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी विथ, ये देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन गौर से अंडरस्टैंड करें। ड्रग्स हैं फॉर कफ, उसमें सबसे पहले हमारी फेरिंजल डीमल्सेंट आ जाती है। उसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक, और दूसरी एडजुवेंट एंटीट्यूसिव, और चौथी एंटीट्यूसिव जो कि कफ सेंटर सप्रेसेंट है। सबसे पहले जो फेरेंजल हमारी डीमल्सेंट होती हैं ये असल में लोजेंजेस होते हैं, सिरप होते हैं, ग्लिसरीन और लिकोराइज। एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक जिसको हम कहेंगे, उसमें हमारी जो है सिक्रीशन इन्हेंसर होते हैं और दूसरे म्यूकोलाइटिक होते हैं। सिक्रीशन इन्हेंसर में हम पॉट सिट्रेट, पॉट आयोडाइड, ग्वाइफिनेसिन, टोलुबाल्सम, वासाका, एमन क्लोराइड। और म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन है। अब एडजुवेंट जो एंटीट्यूसिव है उसमें ब्रोंकोडायलेटर है जैसे कि सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटलीन। जबकि जो एंटीट्यूसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट है वो फर्दर 3 तरह के होते हैं। एक ओपियोइड होते हैं जिसमें कोडेन, इथाइल मॉर्फिन, फोलकोडीन आता है, और नॉन ओपियोइड होते हैं जिसमें नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोफेनेडायोल, क्लोरफेडायानोल। और फिर है एंटीहिस्टामिन, उसमें क्लोरफेनिरामीन, डायफेनहाइड्रामीन और प्रोमिथाजीन आ जाती है। डीमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। फेरेंजल डीमल्सेंट सूद करते हैं थ्रोट को और रिड्यूस कर देते हैं एफरेंट इम्पल्सेस को फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड इरिटेटेड फेरेंजल म्यूकोजा से। थस ये प्रोवाइड करती हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ इन द ड्राई कफ जो कि थ्रोट से आती है। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकोकाइनेटिक्स जो हमने देखी वो ड्रग्स होती हैं कि वो बिलीव होती हैं कि वो बढ़ाती हैं ब्रोंकाइल सिक्रीशन को या विस्कोसिटी को कम कर देती हैं और फैसिलिटेट करती हैं रिमूवल बाय कफ। सोडियम और पोटेशियम यूज़ नहीं होता। नाउ गुइफेनेसिन, वसाका, टोलुबाल्सम ये प्लांट प्रोडक्ट हैं जो कि सपोज होते हैं कि ये बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं हमारी ब्रोंकाइल सिक्रीशन को और म्यूकोसीलेज फंक्शन को भी, वाइल बीइंग सिक्रीटेड बाय ट्रैकियोब्रोंकाइल ग्लैंड। अमोनियम साल्ट जो है ये नोजिएटिंग होते हैं, ये रिफ्लेक्सली बढ़ाते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को। वेराइटी ऑफ एक्सपेक्टोरेंट फॉर्मुलेशन जिनमें असॉर्टमेंट होती है अबव इंग्रेडिएंट की, ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद एंटीट्यूसिव, एंटीहिस्टामिनिक्स, ये मार्केट होते हैं और बिस्कली प्रमोट होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एफिकेसी का एक्सपेक्टोरेंट का कंक्लूसिव नहीं है। यूएस एफडीए ने स्टॉप कर दिया मार्केटिंग सारे एक्सपेक्टोरेंट की सिवाय गुइफेनेसिन की। स्टीम इनहेलेशन और प्रॉपर हाइड्रेशन जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन क्लियरिंग द एयरवे म्यूकस। म्यूकोलिटिक्स पे आते हैं। ब्रोमहेक्सिन ये डेरिवेटिव है अल्कलॉइड वेसिसिन जो कि अडातोदा वसिका यानी कि वसाका से ऑब्टेन होता है। ये म्यूकोलिटिक है और म्यूकोकाइनेटिक है और ये कैपेबल है ऑफ इंड्यूसिंग थिन कॉपियस ब्रोंकाइल सिक्रीशन। ये डीपोलीमराइज कर देता है म्यूकोपोलीसेक्राइड्स को डायरेक्टली एज वेल एज लिबरेटिंग द लाइजोसोमल एंजाइम्स। नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन टिनेशियस स्पूटम इज़ ब्रोकन। ये पार्टिकुलरली यूज़फुल होता है अगर म्यूकस प्लग जो है वो प्रेजेंट हो। साइड इफेक्ट इसमें राइनोरिया होता है, लैक्रिमेशन होती है, नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन और हाइपर सेंसिटिविटी। डोज जो है एडल्ट में 8 मिलीग्राम देते हैं, TDS चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स 4 मिलीग्राम BD और 5 to 10 ईयर्स में 4 मिलीग्राम TDS देते हैं। फिर है एम्ब्रोक्सोल, ये मेटाबोलाइट है ब्रोमहेक्सिन का, इसको सिमिलर म्यूकोलिटिक एक्शन होता है, उसके यूजेस और साइड इफेक्ट भी हैं।
तो डोज 15 to 30 मिलीग्राम TDS होता है। एसिटाइल सिस्टीन क्या है, ये खोल देता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को म्यूकोप्रोटीन्स में जो प्रेजेंट होते हैं स्पूटम में, ठीक है, और बना देगा उनको लेस विसिड। ये हम ओरली देते हैं 200 to 600 मिलीग्राम TDS, एज वेल एज हम इनहेलेशन से भी देते हैं 10 to 20% नेबुला सॉल्यूशन में। इंट्यूबेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें थिक स्टिकी जो सिक्रीशन है वो लिक्विफाई हो सकती है इंस्टिलेशन 10 to 20% एसिटाइल सिस्टीन सॉल्यूशन के साथ, जो डायरेक्टली हम देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इंजेक्टेबल सॉल्यूशन नेबुलाइज किया जा सकता है, इंस्टिल किया जा सकता है थ्रू ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। अब यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रोच है टू कफ, ठीक है। अब इटियोलॉजी है कफ की, देखें अगर किसी को अपर या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो हम उनको एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन कोई स्मोकिंग कर रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टेसिस का है, तो हम उसकी सेसेशन करवाएंगे स्मोकिंग की, पोल्यूटेंट को अवॉइड करवाएंगे, स्टीम इनहेलेशन करेंगे और पोस्चरल ड्रेनेज। फिर अगर कोई पल्मोनरी TB का है तो हम उसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देके उसके कफ को ट्रीट करेंगे। एस्थमेटिक कफ को हम इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और आइप्राट्रोपियम। कफ जो पल्मोनरी यूजिनोफिलिया में होती है उसमें डाईइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, इसके अलावा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब अगर पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है साइनोसाइटिस की वजह से तो उसमें एंटीबायोटिक, नेजल डीकंजेशन, H1 एंटीहिस्टामिनिक देंगे। पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है लेकिन एलर्जिक या पेरिनियल ड्राइनाइटिस की वजह से तो उसमें हम पर्सिपिटेटिंग फैक्टर को अवॉइड करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का नेजल स्प्रे देंगे और H1 एंटीहिस्टामिनिक। अगर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स की वजह से हो रही है कफ तो बेड हेड एलिवेशन की जाती है, लाइट डिनर किया जाए, डाइट की मॉडिफिकेशन और H2 ब्लॉकर दिए जाए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाए, मोसाप्राइड दी जाए। ACE इनहिबिटर जो एसोसिएटेड कफ होती है कुछ पेशेंट को जिसमें एंजियोएडिमा भी होती है तो उसमें सब्स्टिट्यूट देंगे ACE इनहिबिटर का बाय एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB दे देंगे, और एनसेड्स जो है वो उसमें कफ को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर पोस्ट वायरल कफ है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये सबसाइड खुद ही कर जाती है। अब ये गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर जो है ना वो भी ब्रीच हो सकता है ओरली एडमिनिस्टर्ड एसिटाइल सिस्टीन से, ये भी बात याद रखें। नेक्स्ट ड्रग है कार्बोसिस्टीन, ये लिक्विफाई कर देती है विसिड स्प्यूटम को इन द सेम वे जैसे कि एसिटाइल सिस्टीन करती है, और ये हम ओरली देते हैं 250 से 750 मिलीग्राम TDS। कुछ पेशेंट जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के होते हैं वो भी बेनिफिट दिखाते हैं। It may break the gastric mucus barrier, therefore it is contraindicated in the peptic ulcer patient. साइड इफ़ेक्ट इसके जो है वो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और रैश होती है। म्यूकोलिटिक्स स्पेसिफिकली यूजफुल होते हैं पेशेंट में विद द ट्रेकियोस्टोमी, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेट्रा, जिनको थिक टिनेशियस स्पूटम होता है या म्यूकस प्लग। अब हम आ जाते हैं एंटीट्यूसिव्स पे। देखिए ये ड्रग जो है ना ये CNS पे एक्ट करती है और ये बढ़ा देती है थ्रेशोल्ड कफ सेंटर का, या फिर ये एक्ट पेरिफेरल करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ताकि ये टूसल इम्पल्सेस को कम कर सके, या फिर दोनों इनके एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये एम करती है कि ये कंट्रोल करें रादर देन एलिमिनेट करें कफ को। तो एंटीट्यूसिव ड्रग जो है ना सिर्फ हम ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ में देते हैं, या फिर अगर वो अनड्यूली टायरिंग हो या स्लीप को डिस्टर्ब करती है या वो हैजर्डस है जैसे हर्निया, पाइल्स, कार्डियक डिजीज़ या ओक्यूलर सर्जरी। ओपियोइड एंटीट्यूसिव सबसे पहले पढ़ते हैं तो मॉर्फिन और उसके कंजेनर्स मोस्ट इफेक्टिव एंटीट्यूसिव है, लेकिन मॉर्फिन जो सूटेबल नहीं है इन ट्रीटिंग द कफ क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एडिक्टिंग और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रॉपर्टी है। कोडेन पे देखें तो ओपियम अल्कलॉइड ये क्वालिटेटिवली सिमिलर है टू और लेस पोटेंट होता है देन द मॉर्फिन, लेकिन ये ज़्यादा सिलेक्टिव होता है फॉर द कफ सेंटर। कोडेन रिगार्ड होता है एज अ स्टैंडर्ड एंटीट्यूसिव, सप्रेस करता है कफ को 6 घंटों तक। एंटीट्यूसिव एक्शन इसका ब्लॉक होता है नैलोक्सोन से, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ एक्सर्टेड थ्रू द ओपियोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन। That in certain opioid congener, antitusivs can be dissociated from the analgesic addicting action indicates that the receptor mediating the two action are not identical. Abuse liability इसकी लो है लेकिन प्रेजेंट है। कॉन्स्टिपेशन इसकी चीफ ड्रॉबैक होती है। हाई डोजेस पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ड्राउजीनेस हो सकती है स्पेशली बच्चों में, ड्राइविंग में भी इम्पेयर्ड। मॉर्फिन की तरह ये हम एस्थमेटिक्स को नहीं देंगे और पेशेंट जिनमें डिमिनिश रेस्पिरेटरी रिजर्व होता है तो इसको बच्चों में भी अवॉइड करेंगे। फिर है इथाइल मॉर्फिन, ये क्लोजली रिलेटेड कोडेन की तरह होता है जो कि है मिथाइल मॉर्फिन, और इसको एंटीट्यूसिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रॉपर्टी होती है लाइक इट, लेकिन ये बिलीव होता है लेस कॉन्स्टिपेटिंग। नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव देखें नोस्कापीन यानी नार्कोटीन, ये ओपियम अल्कोलॉइड है ऑफ द बेंजोआइसोक्विनोलिन सीरीज़। ये डिप्रेस करता है कफ को लेकिन इसको नार्कोटिक या एनाल्जेसिक नहीं है, डिपेंडेंस इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, तो ये नियरली इक्विपोटेंट एंटीट्यूसिव है एज कोडेन, स्पेशली स्पाज्मोटिक जो कफ होती है उसमें। हेडेक और नोज़िया होते हैं ओकेजनली साइड इफेक्ट। ये रिलीज़ करता है हिस्टामिन को और प्रोड्यूस करता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एस्थमेटिक में। फिर ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन,
ये सिंथेटिक सेंट्रल NMDA यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। डी आइसोमर को एंटीट्यूसिव एक्शन है, जबकि एल आइसोमर को एनाल्जेसिक एक्शन है। डेक्सोमेथोफेन जो है वो डिप्रेस नहीं करता हमारे म्यूकोसिलरी फंक्शन को एयरवे म्यूकोजा में, और ये प्रैक्टिकली डिवॉइड होता है कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन से। दो कंसिडर्ड नॉन एडिक्टिंग, सम ड्रग अब्यूज़र इंडल्ज इन इट। साइड इफेक्ट इसमें डिजीनेस, नोज़िया, ड्राउजीनेस हाई डोज पे होता है, हेलुसिनेशन और अटैक्सिया भी हो सकता है। फिर एक क्लोफिडायानोल, ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीट्यूसिव होता है विथ वीक एंटीहिस्टामिनिक, एंटीकोलिनर्जिक एंड लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो है और ड्यूरेशन इसकी लॉन्गर है। इसके साइड इफेक्ट में ड्राइनेस ऑफ माउथ, वर्टाइगो, इरिटेबिलिटी है। इसका डोज मेंशन है। एंटीहिस्टामिन्स पे आए तो मैनी H1 एंटीहिस्टामिन भी कन्वेंशनली ऐड की गई हैं एंटीट्यूसिव एक्सपेक्टोरेंट फॉर्मुलेशन में। ये अफोर्ड करती हैं रिलीफ इन द कफ क्योंकि इनकी सेडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, लेकिन ये लैक करती हैं सिलेक्टिविटी फॉर द कफ सेंटर। इनमें सिलेक्टिविटी नहीं होती, तो इनको कोई भी एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये सिक्रीशंस को एंटीकोलिनर्जिक एक्शन के ज़रिए से कम कर सकती हैं। ये स्पेसिफिकली कफ के लिए प्रमोट की गई है इन रेस्पिरेटरी एलर्जिक स्टेट थ्रू देयर लैक ऑफ एफिकेसी इन अस्थमा इज़ लेजेंडरी। क्लोरफेनोरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन ये इनफेक्टिव होती है। नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर हैं, तो ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस करवाता है या एग्रीवेट कर देता है कफ को। स्टिमुलेशन ऑफ पल्मोनरी रिसेप्टर की ट्रिगर करती है कफ को भी और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को, स्पेशली इंडिविजुअल विद ब्रोंकाइल हाइपर एक्टिविटी। ब्रोंकोडायलेटर रिलीव करते हैं कफ को सच इंडिविजुअल्स में और इंप्रूव करते हैं इफेक्टिवनेस कफ की इन क्लियरिंग द सिक्रीशन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस वेलोसिटी ऑफ द एयर फ्लो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कफिंग। तो ये हम देंगे सिर्फ जब एलिमेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रेजेंट है और रूटीन में नहीं देंगे। इनका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन विद एंटीट्यूसिव आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द टाइम कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड लायबिलिटी फॉर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। मेजॉरिटी ऑफ द FTC कफ फॉर्मुलेशन जो मार्केट होती हैं और ब्रिस्कली एडवर्टाइज होती हैं, ये इरेशनल है और इनको सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होता है। एरोमेटिक चेस्ट रब, ये वाइडली एडवर्टाइज होता है एज अ कफ रेमेडी, तो ये शोन हुआ है कि ये रिड्यूस करता है एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस कफ को हेल्दी वॉलंटियर में। इसका कोई भी एविडेंस नहीं है बेनिफिट का इन द पैथोलॉजिकल कफ। ये कुछ एंटीट्यूसिव एक्सपेक्टोरेंट के कॉम्बिनेशन मेंशन है, ये गौर से आप देख लें। अब ये ड्रग्स फॉर द ब्रोंकाइल अस्थमा। देखिए ब्रोंकाइल अस्थमा कैरेक्टराइज होता है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ट्रैकियो ब्रोंकाइल स्मूथ मसल की टू वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई जो रिजल्ट करते हैं इन द नैरोइंग ऑफ द एयर ट्यूब, ऑफन अकम्पनी होते हैं बाय इंक्रीज सिक्रीशन, म्यूकोजल की एडिमा, म्यूकस प्लगिंग। सिम्टम में इसमें डिस्निया होता है, वीजिंग होती है कफ, और ये लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटी भी होती है। अस्थमा अब रिकॉग्नाइज हुआ है प्राइमरीली इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेशन अंडरलाइंग द हाइपर एक्टिविटी। एलर्जिक बेसिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन मैनी एडल्ट एंड हायर परसेंटेज पीडियाट्रिक पेशेंट का। इन अदर A variety of trigger factors जैसे infection, irritant, pollution, exercise, exposure to the cold air, psychogenic may be involved. दो प्रिंसिपल वेराइटीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज हुई हैं। एक्सट्रिंसिक एस्थमा ये मोस्टली एपिसोडिक होता है, लेस प्रोन होता है टू स्टेटस एस्थमेटिकस, और दूसरा हमारा इंट्रिंसिक एस्थमा होता है, इट टेंड टू बी पेरिनियल, स्टेटस एस्थमेटिकस इज़ मोर कॉमन। इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइल अस्थमा में इनिशिएट होती है हमारे मास्ट सेल से जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं, और इन्फिल्ट्रेट जो है डोमिनेट होता है यूजिनोफिल से, लिम्फोसाइट से और मास्ट सेल से। इनिशियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है मल्टीट्यूड ऑफ मीडिएटर बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। रिलीज ऑफ द मीडिएटर जो कि स्टोर्ड होते हैं इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स में, यानी इमीडिएट हिस्टामिन, प्रोटीज, एंजाइम्स, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। रिलीज होता है फॉस्फोलिपिड का फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, फॉलोड बाय द मीडिएटर सिंथेसिस विद इन मिनट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, PF। एक्टिवेशन जीन्स की होती है, फॉलोड बाय प्रोटीन सिंथेसिस ओवर आवर्स जैसे कि इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। तो ये मेडिएटर टुगेदर जो है ना ब्रोंकाइल स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और म्यूकोजल इडीमा करवा देते हैं, हाइपरीमिया और विसिड सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं आर रिजल्ट करेंगे इन रिवर्सिबल एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए इन्फ्लामेशन जो है परपिचुएट करेगी इटसेल्फ बाय सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटमेंट मोर एंड मोर लिम्फोसाइट्स की, यूजिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स की। ब्रोंकाइल स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी होगी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल एंड ब्लड वेसल अकर। ओवर द टाइम डैमेज टू द ब्रोंकाइल एपिथेलियम एसिचुएट द हाइपर एक्टिविटी। वैगल डिस्चार्ज टू द ब्रोंकाइल मसल इनहेंस होगा रिफ्लेक्सली और एयरवे रीमॉडलिंग प्रोग्रेसिवली वर्सन कर देगी डिजीज़ को। अब COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है हमारे एयरवेज की और लंग्स की, जहाँ पे इन्फ्लामेशन डोमिनेट कर जाती है न्यूट्रोफिल से और मैक्रोफेजिस से और साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट से। ये कैरेक्टराइज होती है प्रोग्रेसिव एम्फाइसेमा, यानी कि
एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन होती है और ब्रोंक्योलर फिब्रोसिस हो जाती है वेरिएबल पोर्शंस में। लॉस हमारे ब्रोंक्योलर इलास्टिसिटी का लीड करता है टू क्लोजर ऑफ द स्मॉल एयर ट्यूब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये बंद हो जाएंगी। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है ऐसे रिलेटेड होती है एक्सरसाइज से, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवा देगा। एक्सपायरेटरी फ्लो लिमिटेशन फ्लक्चुएट नहीं करती मार्कली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक्सेबरेशन परसिपिटेट होती है बाय रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन से, पोल्यूटेंट से, और COPD जो है ना क्लियरली रिलेटेड टू स्मोकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिकली स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40। क्विटिंग स्मोकिंग जो है वो कम कर देगी रेट ऑफ डिक्लाइन इन द लंग फंक्शन। ब्रोंकोडायलेटर प्रिवेंट कर देते हैं क्लोजर पेरिफेरल एयर ट्यूब्स का ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन और अफोर्ड करते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ COPD के पेशेंट में, लेकिन इंप्रूवमेंट उनके फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है ना फॉलोइंग द इनहेलेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट वो जनरली लेस देन 15% होती है। एन इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज इरिवर्सिबल। अब अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट देखें क्या है। प्रिवेंशन करेंगे हम AG-AB रिएक्शन को, अवॉइडेंस ऑफ द एंटीजन, हाइपोसेंसिटाइजेशन पॉसिबल इन एक्सट्रिंसिक अस्थमा एंड इफ़ द एंटीजन कैन बी आइडेंटिफाइड। उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन करते हैं हम IgE की, रिएजेनिक एंटीबॉडी ओमेलिजुमाब देंगे। फिर इसके अलावा सप्रेशन इन्फ्लामेशन की और ब्रोंकाइल हाइपर एक्टिविटी के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। प्रिवेंशन और रिलीज मेडिएटर के लिए हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे, और एंटागोनिज्म रिलीज मेडिएटर्स के लिए हम ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामिन्स और PF एंटागोनिस्ट। अब अगर हमें ब्लॉकेट करना है कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर को तो एंटीकोलिनर्जिक देंगे, और मिमिक करना है डायलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर को सिम्पैथोमिमेटिक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रग्स फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा, ये गौर से देखिए। इसमें सबसे पहले हमारे आ जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। उसमें हमारे हैं सबसे ओवरऑल देखिए इस पर ब्रोंकाइल अस्थमा में हम ब्रोंकोडायलेटर या तो देंगे या ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल के स्टेबलाइजर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, या एंटी-IgE एंटीबॉडी। एंटी-IgE एंटीबॉडी में हम ओमेलिजुमाब भी देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम सिस्टेमिक यूज़ करते हैं जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड, जबकि हम इनहेल्ड भी यूज़ करते हैं बेक्लोमेथासोन, डिप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, सिक्लेसोनाइड। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन यूज़ करते हैं, जबकि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में मोंटीलुकास, जेफिरिलुकास्ट। ब्रोंकोडायलेटर में हमारे 3 आ जाते हैं, B2 के सिम्पैथोमिमेटिक, सल्बुटामोल, डर्बिटोलिन, बेम्ब्यूटेरोल, सैल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल। मिथाइलजेंथीन से जैसे थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, डोक्सोफाइलिन। लास्ट एंटीकोलिनर्जिक भी हमारे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं जैसे आइप्राट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम। लास्ट वाला स्टेप रह गया डायरेक्टली एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर भी दे सकते हैं जैसे कि मिथाइलजेंथीन। सबसे पहले हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स देखें तो देखिए एड्रीनर्जिक जो ड्रग होती है ना वो ब्रोंकोडायलेशन करवाती है थ्रू बीटा-2 के रिसेप्टर की स्टिमुलेशन, साइक्लिक AMP को बढ़ाती है फॉर्मेशन इन द ब्रोंकाइल मसल सेल में और रिलैक्स कर देगी उनको। इन एडिशन इंक्रीज जो साइक्लिक AMP होता है ना इन द मास्ट सेल एंड अदर इन्फ्लामेटरी सेल में, ये कम करेगा मीडिएटर का रिलीज। सिंस बीटा-2 रिसेप्टर इन्फ्लामेटरी सेल्स में डिसेंसिटाइज क्विकली करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन लेटर एक्शन की बेनिफिशियल इफेक्ट है बीटा-2 एगोनिस्ट में इन द अस्थमा, जहाँ पे एयरवे इन्फ्लामेशन क्रोनिक होती है, इज़ अनसर्टेन एंड एट बेस्ट मिनिमल। एड्रीनर्जिक ड्रग्स जो है वो मेन स्टे ट्रीटमेंट होती है रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, लेकिन ये कॉशियसली यूज़ करनी चाहिए हाइपरटेंसिव, इस्केमिक और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में एंड इन दोज रिसीविंग द डिजिटालिस। बीटा-2 एगोनिस्ट जो है ये मोस्ट इफेक्टिव और फास्टेस्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है जब ये इनहेल की जाते हैं। दो एड्रीनलिन जो है बीटा-1 प्लस बीटा-2 प्लस अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड आइसोप्रिनालिन बीटा-1 प्लस बीटा-2 एगोनिस्ट जो है ये इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर है हमारे पास। ठीक है, it is selective beta-2 agonist that are now used in asthma to minimize the cardiac side effects। फिर हम देखते हैं सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर में हम सिम्पैथोमिमेटिक पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है सल्ब्यूटामोल है, एल्ब्यूट्रोल भी कहते हैं। ये हाईली सिलेक्टिव हमारा बीटा-2 एगोनिस्ट होता है, कार्डियक साइड इफेक्ट इसके कम होते हैं, सिलेक्टिविटी इसकी फर्दर इंक्रीज होती है जब हम इसको इनहेल करते हैं। इनहेल सल्ब्यूटामोल डायरेक्टली मोस्टली प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर में PMDI में प्रोड्यूस करते हैं हमारी ब्रोंकोडायलेशन 5 मिनट के अंदर, और एक्शन इसका 2 से 4 घंटों तक रहता है, तो इसीलिए हम इसको अबॉर्ट नहीं करते और टर्मिनेट अटैक करता है ये अस्थमा को, ये अबॉर्ट और टर्मिनेट अटैक अस्थमा का, लेकिन ये सूटेबल नहीं है राउंड द क्लॉक प्रोफाइलेक्सिस। मसल ट्रेमर डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है इसका, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, थ्रोट इरिटेशन और एंकल इडिमा भी हुआ है इसके साथ। हाइपोकेलिमिया जो है पॉसिबल इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। ओरल सल्ब्यूटामोल में प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म होता है गट वॉल में, बायो अवेलेबिलिटी इसकी 50% है। ओरल हमारा सल्ब्यूटामोल सिर्फ 4 से 6 घंटे एक्ट करता है, इसका लॉन्गर एक्टिंग है ये और सेफर है देन आइसोप्रिनालिन, लेकिन ये सुपीरियर नहीं है टू द ब्रोंकोडायलेटर एफिकेसी। मसल ट्रेमर इसका प्रिंसिपल साइड इफेक्ट है।
क्योंकि मोर फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ओरल B2 एगोनिस्ट थेरेपी के रिवर्स रिजर्व किए गए हैं फॉर पेशेंट, साइड इफेक्ट ज़्यादा तो इसलिए ओरल वाले रिजर्व किए गए हैं उन पेशेंट में जो कि यूज़ नहीं कर पाते करेक्टली इन्हेलर्स को या फिर अल्टरनेटिव एडजुवेंट मेडिकेशन हो इन सीवियर एस्थमा। फिर है टर्ब्यूटालिन, ये भी सल्ब्यूटामोल की तरह ही प्रॉपर्टीज़ और यूज़ इसका डोज वगैरह भी गिवन है। इनहेल्ड सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन हम करेंटली जो है ना मोस्ट पॉपुलर ड्रग होती है क्विक रिवर्सल ऑफ द ब्रोंकोस्पाज्म के लिए, तो ये यूज़ नहीं की जाती है रेगुलर स्केड्यूल में। रेगुलर यूज़ जो है वो रिड्यूस नहीं करता ब्रोंकाइल हाइपर एक्टिविटी को, ये वर्सन कर सकता है उसको, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डिमिनिश रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो होती है लॉन्ग टर्म यूज़ इन ड्रग की वजह से। रेगुलर यूज़ ऑल्सो हमारा डाउन रेगुलेट कर देता है ब्रोंकाइल B2 रिसेप्टर्स को। ये एडवाइस है कि पेशेंट जो है रिक्वायर करते हैं रेगुलर मेडिकेशन शुड बी ट्रीटेड विद इनहेल्ड स्टीरॉयड विथ और विदाउट द इनहेल्ड लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट जिसे सेल्मिट्रोल, वाइल शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट इनहेलर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द वीजिंग। फिर बेम्ब्यूटरॉल भी है, ये इसका एस्टर है जो प्रोड्रग है टर्ब्यूटालिन की, स्लोली हाइड्रोलाइज होती है प्लाज्मा में और लंग में सूडोकोलिन एस्टर से ताकि रिलीज करे एक्टिव ड्रग को 24 घंटों में। रिवर्सिबल इनहिबिशन सूडोकोलिन एस्टर से होती है डोज डिपेंडेंट मैनर में। ये इंडिकेट की गई है नॉक्टर्नल और क्रोनिक अस्थमा, सिंगल इवनिंग डोज 10 to 20 मिलीग्राम का। अब सेल्मिट्रोल देखें, ये पहली लॉन्ग एक्टिंग जो है हमारी सिलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट है, इसकी स्लो एक्शन है ऑनसेट ऑफ एक्शन जो कि होता है इनहेलेशन ऑन अ ट्वाइस डेली स्केड्यूल फॉर द मेंटेनेंस थेरेपी एज वेल एज फॉर नॉक्टर्नल अस्थमा में भी देते हैं, लेकिन अक्यूट सिम्टम्स के लिए नहीं देंगे। ये ज़्यादा बीटा-2 सिलेक्टिव होता है देन द सेल्ब्यूटामोल, ठीक है, ज़्यादा सिलेक्टिव होता है, एज वेल एज मोर लिपोफिलिक होता है जो प्रोबेबली अकाउंट करती है इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कंसर्न अस्थमा वर्सनिंग का ड्यू टू द रेगुलर यूज इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट का अप्लाई करता है टू सेल्मिट्रोल एज वेल। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इंडिकेट करती है रिस्क लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक का इंक्रीज हो सकता है बाय रेगुलर यूज लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 की वजह से। तो कंकरेंट इनहेल्ड स्टीरॉयड अपीयर होते हैं कि वो इस रिस्क को लिमिट करते हैं। एक्सेस मोर्टेलिटी among the asthmatic treated cautiously with long acting beta-2 agonist inhalation has been reported. कंबाइंड यूज़ इनहेल्ड सेल्मिट्रोल का विथ इनहेल्ड हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस करेंगे इफेक्ट जो कि इक्विवेलेंट होगा डबल डोज ऑफ द कोर्टिकोइड अलोन। तो अभी एडवोकेट हुआ है कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 को हमेशा हमें कॉम्बिनेशन में देना है विथ इनहेल्ड स्टीरॉयड के साथ, कंबाइंड फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। COPD पे में देखें तो हमारे लॉन्ग एक्टिंग जो बीटा-2 है ये सुपीरियर होते हैं टू द शॉर्ट एक्टिंग वन और ये इक्विवेलेंट होते हैं टू इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक इन द कोई COPD में इसकी इक्वल होते हैं एंटीकोलिनर्जिक। तो ये इसमें ब्रेथलेसनेस को जो है ना कम कर देते हैं बाय प्रिवेंटिंग द एक्सपायरेटरी क्लोजर इन द पेरिफेरल एयरवेज और अबोलिश कर देते हैं रिवर्सिबल कंपोनेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। ये छोटे छोटे जो पैराग्राफ हैं जो मैं मिस कर रही हूँ ये आप रीड कर लें। फिर है फॉर्मोट्रिरोल, अनदर लॉन्ग एक्टिंग हमारा सिलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट है जो कि 12 घंटों के लिए एक्ट करता है जब हम उसको इनहेल करें। कंपैरिजन है इसका टू सेल्मिट्रोल, ये फास्टर ऑनसेट इसका एक्शन है फॉर्मोट्रिरोल का और रेगुलर मॉर्निंग टू इवनिंग स्केड्यूल फॉर राउंड द क्लॉक ब्रोंकोडाइलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर मेथाइलजेंथिन है, थियोफाइलिन और उसके कंपाउंड ना एक्सटेंसिवली हम अस्थमा में देते हैं लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्ट किए गए COPD में की तरफ और सिलेक्टेड केसेस अस्थमा का एडजुवेंट मेडिकेशन एज ए एडजुवेंट मेडिकेशन। थियोफाइलिन जो है ना वन ऑफ द 3 नेचुरली अकरिंग मिथाइलेटेड ज़ैंथिन अल्कोलॉइड कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमीन है। केमिकल रिलेशन बिटवीन द 3 इज डिपिक्टेड बिलो। ये देखिए ये सारे जो 3 है ना कंज्यूम होते हैं एज ए बेवरेजेस। सोर्सेज और एडवर्स और एवरेज इनका अल्कोहल कंटेंट बेवरेजेस का एज दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड आर गिवन बिलो। देखें ये टी लीव्स में है, इसका ओवरऑल देख लें, कॉफ़ी में और थियोब्रोमा कोका में और गुरूस नट्स में। ये सारे 3 अल्कोहल को क्वालिटेटिवली सिमिलर एक्शन होता है ये लेकिन मार्क क्वांटिटेटिव और फार्माकोकाइनेटिक इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे कंपैरेटिव फार्माकोलॉजिक एक्शन है केफीन का और थियोफाइलिन का, ये गौर से अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर अब इनका फार्माकोलॉजिक एक्शन पे आते हैं। CNS पे देखें तो हमारी केफीन और थियोफाइलिन CNS के स्टिमुलेंट है, प्राइमरीली ये हायर सेंटर को ना अफेक्ट करते हैं। केफीन 15 से 250 मिलीग्राम प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ वेलबींग, अलर्टनेस, बीट्स द बोर्डम, LA, फटीग एंड थिंकिंग बिकमिंग क्लियर even when dullness has tend to prevail after a sustained intellectual effort. ये टेंड करती है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और मोटर एक्टिविटी को भी बढ़ाती है। केफीन ना ज़्यादा एक्टिव है थियोफाइलिन की निस्बत इन प्रोड्यूसिंग दीज इफेक्ट। हाई डोज में नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, पैनिक, इंसोम्निया, एक्साइटमेंट भी हो सकती है। स्टिल हाई डोज पे ट्रेमर, डेलीरियम और कन्वर्जन होती है। थियोफाइलिन को ग्रेटर propensity है to produce these adverse effects at higher doses and is definitely more toxic than the caffeine. ये अल्कोलॉइड स्टिमुलेट करता है हमारे मेडुलरी वैगल, रेस्पिरेटरी, वेजोमोटर सेंटर्स को भी। वॉमिटिंग होती है हाई डोज पे क्योंकि दोनों गैस्ट्रिक इरिटेशन और CTG स्टिमुलेशन होती है, कीमो ट्रिगर जोन।
CVS पे देखें मिथाइलजेंथिन डायरेक्टली हमारी हार्ट को स्टिमुलेट करती है और इसीलिए फोर्स जो है ना मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ा देते हैं। ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं कार्डियक के एक्शन से, लेकिन कम कर देते हैं कॉजिंग द वैगल स्टिमुलेशन, उसको कम करेंगे। नेट इफेक्ट वेरिएबल रहेगा। टेकिकार्डिया कॉमन होता है थियोफाइलिन से, लेकिन कैफीन से जनरली लोअर होता है हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट और वर्क कार्डियक का बढ़ जाता है। हाई डोज पे कार्डियक एरिथमिया भी प्रोड्यूस होते हैं। जब मोर देन 9 कप कॉफ़ी लेंगे तो एसोसिएटेड इंक्रीज इंसिडेंस एरिथमिया का। मॉडरेट इंजेक्शन कैफीन की जो है ना इंक्रीज नहीं करती फ्रीक्वेंसी कार्डियक एरिथमिया की पेशेंट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज या प्री-एक्जिस्टिंग वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोली। मिथाइलजेंथिन स्पेशली जो थियोफाइलिन है वो हमारी सिस्टमिक ब्लड वेसल को डायलेट करता है, इंक्लूडिंग कोरोनरी आर्टरीज को। डायरेक्ट एक्शन है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है। हाउएवर क्रीनियल वेसल जो है ना कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है स्पेशली कैफीन से, तो ये वन ऑफ द बेसिस है यूज़ माइग्रेन में। इफेक्ट देखिए मिथाइलजेंथिन का ब्लड प्रेशर पे वेरिएबल है और अनप्रिडिक्टेबल। वेजोमोटर सेंटर और डायरेक्ट कार्डियक स्टिमुलेशन से बीपी बढ़ा देगा और वैगल स्टिमुलेशन से और डायरेक्ट वेजोडायलेशन से बीपी को लोअर कर देगा। यूजुअली राइज इन द सिस्टोलिक एंड फॉल इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व किया गया है। अब स्मूथ मसल्स पे देखें तो सारे स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट इसका एग्जर्ट होता है ब्रोंकाई पे, स्पेशली एस्थमेटिक्स में। थियोफाइलिन ज़्यादा पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर होता है देन द कैफीन। स्लो और सस्टेन डोज ब्रोंकोडायलेशन के जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है ना वो मच लेस मार्क्ड होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, बिलियरी स्पाज्म रिलीव होता है, लेकिन इफेक्ट इंटेस्टाइन पे और यूरिनरी ट्रैक्ट पे नेग्लिजिबल है। किडनी पे देखें तो मिथाइलजेंथिन माइल्ड डायूरेटिक की तरह है। ये इनहिबिट कर देंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की और वाटर की, एज वेल एज इंक्रीज करेंगे रीनल ब्लड फ्लो। GFR हाउएवर एक्शन ब्रीफ है। स्केलेटल मसल पे कैफीन कॉन्ट्रैक्टाइल पावर स्केलेटल मसल की बढ़ाएगा। हाई कंसंट्रेशन पे कैल्शियम को रिलीज कराएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। डायरेक्ट एक्शन लो डोज पे जो है ये ट्विच रिस्पॉन्स होगा, नर्व स्टिमुलेशन में ऑगमेंट होगा, और जबकि टॉक्सिक डोज कंट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। इन एडिशन कैफीन ना फैसिलिटेट करता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय इंक्रीजिंग द एसिटाइल कोलिन का रिलीज। सेंट्रल एक्शन कैफीन का रिलीव करता है फटीग को और बढ़ा देता है मस्कुलर वर्क, enhancing the diaphragmatic contractility. Noted with theophylline in the therapeutic concentration range probably contributes to its beneficial effect in dyspnea and COPD. स्टमक में देखें तो मिथाइलजेंथिन बढ़ाते हैं सिक्रीशन एसिड की और पेप्सिन की इन द स्टमक इवन ऑन द पारेंटल इंजेक्शन। ये आल्सो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स भी हैं। थियोफाइलिन ज़्यादा है देन द कैफीन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। कैफीन और स्मॉलर एक्सटेंट में थियोफाइलिन हमारा BMR भी बढ़ाता है। प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, रिलीज करवाते हैं एंटीजन स्केटिकोलामिन का, जो कि इन इफेक्ट के लिए पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है।